नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात की। हैदराबाद में फिर से सैलाब आया हुआ है। ये सैलाब ज़ाफ़रानी क़ायदीन का सैलाब है। बल्दी इंतखाबात के लिए हैदराबाद को तजुर्बागाह बनाने की खातिर दिल्ली के अलावा दीगर रियासतों से नाम निहाद नारंगी क़ायदीन की आमद का सिलसिला जारी है। नए नए नरेटिव बनाए जा रहे हैं। हैदराबाद पर वैसे भी काफ़ी अरसे से नारंगी क़ायदीन की नज़र रही है और मकामी सतह पर कई नाम निहाद बिजनेसमैन नारंगी क़ायदीन नरेटिव्स में रंग भरने के लिए सरमायाकारी करते आए हैं। आज ये ब्रिगेड अपने तौर पर शहर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए मसरूफ़ है। बात करते हैं दिल्ली से आने वाले क़ायदीन की, लेकिन उससे पहले ये भी जान लें कि दिल्ली के अतराफ किसानों का ज़बरदस्त मार्च जारी है। किसान अपने मसाइल को लेकर सड़कों पर हैं। वो मरकज़ की मोदी हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि MSP और दीगर मामलात में लाए गए नए बिल वापस लिए जाएँ और किसानों पर किसी तरह का दबाव ना डाला जाए। हाल ही में जो ज़रूरी बिल हुकूमत ने मंजूर किए हैं वो किसान मुखालिफ हैं। किसानों पर पानी की बौछार और आंसू गैस शेल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा शायद बीजेपी क़ायदीन को हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी शहर आ रहे हैं। लगता है अमित शाह अब ये जवाब देंगे कि शहर में कितने रोहिंग्या बसते हैं, कितने बर्माई शहरियों को वोटर कार्ड जारी हुआ और कितने अफराद ने आधार कार्ड हासिल किए, क्योंकि इस तरह के कार्ड जारी करने वाली एजेंसियां मरकज़ी हुकूमत के तहत आती हैं और मरकज़ में हुकूमत नारंगी पार्टी की है। इसके अलावा मुल्क में दाखिल होने वाले हर फर्द की इत्तला हुकूमत को होती है। दीगर ममालिक के रिफ्यूजीज़ की तफसीलात मरकज़ी एजेंसियों को होती है। लेकिन तेलंगाना के नारंगी क़ायदीन का कहना है कि 40,000 रोहिंग्याई शहर में हैं और वह अपना वोट देकर गैर बीजेपी पार्टियों को जिताने वाले हैं। बीजेपी के बेसरोपा बयानात और पे दर पे हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ामात से आज TRS की नींद उड़ी हुई है। आज TRS को बड़ी ही सख्ती और मशक्क़त के साथ बीजेपी के बयानात का जवाब देना पड़ रहा है। TRS पार्टी पूरी तरह डिफेंसिव पोजीशन में लगती है। ऐसे में शहर के एक मारूफ तज्ज़िया निगार मोहन गुरुस्वामी के ख्यालात भी तवज्जो के लायक हैं। उन्होंने बल्दी इंतखाबात में बीजेपी क़ायदीन के लिए TRS के लिए ऑफेंसिव को ही जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि TRS ने रियासत में कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिशें करते हुए संगीन गलती की है। धौंस और धमकियों के जरिए कांग्रेस क़ायदीन को TRS में शामिल किया गया और किसी भी तरह कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। नतीजा ये हुआ कि चंद बरस में बीजेपी रियासत में अपने कदम जमा रही है। आज बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि TRS की जानिब से की गई हमवार राहों पर आगे बढ़े। ये भी कहा जा रहा है कि बल्दी इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए वज़ीर आज़म मोदी भी यहाँ का रुख करने वाले हैं। वो बज़ाहिर मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन बायोटेक कंपनी का दौरा करेंगे और हमेशा की तरह इस मरतबा भी डॉग विजिल की अपने प्रोपेगेंडे का इजहार किया जा रहा है। उनकी इस डॉग विजिल में उनकी मास्टरी है। उनका हैदराबाद का दौरा भी ठीक बल्दी इंतखाबात के मौके पर रखा गया है ताकि बल्दी इंतखाबात पर बिलरास्त असर अंदाज हुआ जा सके। लेकिन रही बात शहर के वोटरों की, तो ये बात तय है कि यहाँ वोटिंग हमेशा मसाइल की बुनियाद पर हुई है। इसके अलावा भाईचारे और मजहबी रवादारी को अवाम ने हमेशा अहमियत दी है। इस मरतबा भी अवाम की बड़ी अक्सरियत तमाम ही फ़िरक़ा परस्त ताकतों का तमाशा देख रहे हैं। वो जानते हैं कि शहर के हकीकी मसाइल क्या हैं और उन मसाइल के लिए कौन बेहतर हल फराहम कर सकता है। इसी बुनियाद पर वो अपना फैसला करेंगे। कोरोना वबा के दरमियान जुमे को दूसरी सहमाही पर मबनी GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट शरह तरक्की के आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए। मरकज़ी वजारत के मुताबिक रवा माली साल 2020-21 की दूसरी सहमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान हिंदुस्तानी मईशत की शरह तरक्की मनफी में 7.5% दर्ज की गई, यानी -7.5%। ये आदाद-ओ-शुमार मुल्क की मईशत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। रवा माली साल की पहली सहमाही में मुल्क की मईशत में तकरीबन 24% की गिरावट दर्ज की गई थी। अगर ताज़ा आदाद-ओ-शुमार का पहला सहमाही से मवाजना करें तो मईशत में कुछ बेहतरी ज़रूर हुई है।
लेकिन इसके बावजूद नेगेटिव में ग्रोथ रेट जाना मईशत के लिए मुस्बित इशारे नहीं है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो कोर सेक्टर में अक्टूबर में ग्रोथ -2.5 रही, जो सितंबर के 0.8% के मुकाबले कम है। कोर सेक्टर में कोयला, खाम तेल, फर्टिलाइज़र, स्टील, पेट्रोल, बिजली और नेचुरल गैस सनतें आती हैं, जो किसी भी मईशत की बुनियाद तस्वुर की जाती है। सिंधु बॉर्डर पर जुमे को हुए मुजाहरे के बाद हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाज़त सरकार ने दे दी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसान बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने दिल्ली में एंट्री से इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि इतनी दूर से दिल्ली को घेरने आए हैं, ना कि दिल्ली में घिर जाने के लिए आए हैं। हज़ारों किसान सिंधु बॉर्डर पर ही डेरा जमा चुके हैं। उनका कहना है कि हम हाईवे पर ही मुजाहरा करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने 3 लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी थी। सबसे आगे कांटिले तार थे, फिर ट्रकों को बैरिकेड की तरह लगाया गया था। आखिर में वाटर कैनन तैनात थी। इतना इंतजाम भी किसानों को नहीं रोक पाया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर तक 3 रियासतों की पुलिस ने 8 बार बड़ी नाकेबंदी कर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान हर बार ट्रैक्टर के सहारे आगे बढ़ते गए। बीच बीच में पथराव भी हुआ। पुलिस और किसानों के बीच लगातार दूसरे दिन बड़ा टकराव पानीपत में हुआ। बड़ी तादाद में किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए। पीछे पीछे पंजाब के किसान भी थे। इनकी हरियाणा पुलिस से झड़प होती रही। पानीपत के सेक्टर 29 के थाने के पास पुलिस ने जेसीबी मशीन बुला ली और सड़कों को खोद दिया। कई किसान शिवा गांव के पास मेन हाईवे पर खेतों से होते हुए कई किलोमीटर लंबे बैरिकेड को पार कर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए। जब मुजाहरा दिल्ली बॉर्डर के पास पहुंचा तो कमान हरियाणा के किसानों ने संभाली। पीछे पीछे पंजाब के किसानों का जत्था आ रहा था। हरियाणा के किसानों का कहना था कि दिल्ली से सटे सिंधु बॉर्डर पर जो पुलिस तैनात है वो हरियाणा के किसान कायदीन को जानती है। पंजाब से किसान भाई आए हैं, वो हमारे मेहमान हैं, इसीलिए हम उन्हें आगे नहीं करेंगे, बल्कि पुलिस की पहली लाठी हम खाएंगे। जिस तरह बस्तर के कई नक्सल मुतासिर इलाकों में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही गड्ढे हाईवे पर दिखाई दिए। पुलिस ने कई जेसीबी लगा दी, बैरिकेडिंग के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया। इसके बाद भी किसान खेतों के सहारे अपना रास्ता बनाते गए। किसानों की दिल्ली में बड़े मुजाहरे की तैयारी है। इसके लिए वो ट्रैक्टरों पर गैस सिलेंडर और चूल्हे लेकर साथ चल रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हुकूमत को कम से कम
सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को नए ज़रूरी कानून का हिस्सा बनाने के मुतालबे के सिलसिले में दिल्ली आ रहे किसानों की आवाज़ को दबाने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। पार्टी की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली आकर अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने उससे कुचलने की कोशिश की है और उनको दिल्ली आने से रोका है। प्रियंका गांधी ने बताया कि किसानों की आवाज़ दबाने के लिए पानी की बौछारें की जा रही हैं, सड़कें खोद कर रोका जा रहा है, लेकिन हुकूमत उनको ये दिखाने और बताने के लिए तैयार नहीं है कि एमएसपी के कानूनी हक की बात कहाँ लिखी है। एक मुल्क एक इंतखाबात की फिक्र करने वाले वज़ीर आज़म जी को एक मुल्क एक रवैया भी नाफिज करना चाहिए। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी ने किसानों की तहरीक की हिमायत करते हुए कहा कि इख्तिदार में आने पर हाल ही में पास किसान मुखालिफ तीनों खवानीन को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। कांग्रेस पार्टी शोबे मौसिलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जुमे के रोज़ मीडिया को बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वादा किया है कि जब कांग्रेस मरकज़ में इख्तिदार संभालेगी तो वो पहले किसान मुखालिफ कवानीन को ख़त्म कर देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इन तीनों कवानीन की मुखालिफत करती रही है। इन कवानीन की मुखालिफत करने पर उनके मेंबरान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में मअतली का भी सामना करना पड़ा। जिन रियासतों में कांग्रेस की हुकूमतें हैं वहाँ किसानों को इन कवानीन की वजह से कोई नुकसान ना हो, इसीलिए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग से कानून बनाया जा रहा है। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि किसानों का ताल्लुक किसी खास पार्टी से नहीं है बल्कि हर एक से है और वो हर एक की भूख मिटाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत से काम करता है, लिहाजा किसान की बात सुनी जानी चाहिए। क्या दिल्ली का दरबार केवल अडानी की तिजोरियों की रक्षा करने के लिए है? क्या दिल्ली की सल्तनत की नींव इस देश के किसान और खेत मजदूर ने नहीं रखी है? क्या हम जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, ये हजारों किसान पंजाब हरियाणा के जो आए हैं, हम उग्रवादी या अपराधी हैं या दिल्ली की सल्तनत इन किसानों की रोटी से चलती है? किसान की आंख का, किसान के खेत का पानी अब किसान की आंख का पानी बन गया है। और जब दिल्ली और चंडीगढ़ के दरबार किसान को पीड़ित करेंगे, काले कानून बनाकर उसकी रोजी रोटी और समर्थन मूल्य अगर छीनेंगे, तो कांग्रेस पार्टी ये दलों की क्योंकि लड़ाई नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये रोजी रोटी खेत खलिहान की लड़ाई है। हम सब सारे राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित इस लड़ाई में इस देश के किसान के साथ खड़े हैं और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने भाइयों के साथ खड़े होकर देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। सर, बीजेपी के तमाम नेता पहले से कहते आए हैं कि ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं किसान अध्यादेश को लेकर, ये कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस के किसान है ये। माफ कीजिए, किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। किसान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप 3 दिसंबर को क्यों बुला रहे हैं? आप किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज गारंटी दीजिए, मोदी जी की हम सबसे पहले तारीफ करेंगे। और आप लिखिए कानून में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, हम सब मिलेंगे, सब उनकी जय जयकार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रणदीप जी, किसान को अगर आप उत्पीड़ित करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना, तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चल नहीं पाएगा। रणदीप जी, 2 दिन हो गए किसानों को खुला समर्थन था, खुला समर्थन है और रहेगा। और आज मैं एक बड़ा वादा करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी जी ने कहा है, सोनिया गांधी जी ने कहा है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, इन 3 काले कानूनों को फाड़।
जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें दोबारा हिरासत में लिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें अपने कुंबे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला ने बेटी इल्तिजा पर को भी नज़रबंद करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे एक बार फिर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। 2 दिन से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया मुझे पुलवामा के मुतासिरीन से मिलने के लिए पुलवामा जाने की इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन बीजेपी के वुज़रा और उनके कठपुतलियों को कश्मीर के कोने कोने में घूमने की इजाज़त है, लेकिन सिक्योरिटी का मसला सिर्फ मेरे मामले में है। महबूबा ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। पीडीपी चीफ ने कहा कि मीडिया से मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। मुफ्ती ने एक और ट्वीट में कहा कि इसकी बर्बरियत की कोई हद नहीं है कि उन्हें बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन्हें उनके अहले खाना को तसल्ली देने की भी इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि उनकी बेटी इल्तिजा को भी नज़रबंद कर दिया गया क्योंकि वो भी वहीद के अहले खाना से मिलना चाहती थी। हिंदुस्तानी बहरिया का एक ट्रेनी तैयारा मिग-29 के बहरे अरब के खित्ते में गिरकर तबाह हो गया। 1 साल में मिग-29 तैयारे के गिरने का यह तीसरा वाक़या है। हिंदुस्तानी बहरिया के तर्जुमान ने बताया कि बहरिया अरब के ऊपर परवास करने वाला मिग-29 ट्रेनी तैयारा जुमेरात की शाम तकरीबन 5 बजे गिरकर तबाह हो गया। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद एक पायलट का सुराग लगा लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात के अहकामात दिए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत के पाली हिल में वाक़े दफ्तर मिसमार करने से मुतालिक मामले पर अपना फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाएगा। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि वो इन्हदाम में होने वाले नुकसान के बारे में कंगना के बयान की हिमायत नहीं करता है। अदालत ने एतराफ़ किया कि ये सारी चीज़ें कंगना को धमकी देने के लिए की गई और बीएमसी की नीयत ठीक नहीं थी। दी गई नोटिस और दफ्तर के निज़ाम की असल वजह कंगना को धमकी देनी थी। अदालत ने कहा कि कंगना को मुआवजा देने के लिए दफ्तर में होने वाले नुकसान का जायज़ा लिया जाना चाहिए। जो भी नुकसानात हुए हैं वो बीएमसी के ज़रिए पूरा किया जाएगा। अदालत ने कहा कि कंगना के दफ्तर की तामीर नौ के लिए बीएमसी में दरख्वास्त देंगी। बकिया ऑफिस का हिस्सा जिसे बीएमसी गैर कानूनी करार दे रहा है उसको कानूनी बनाना चाहिए। अदालत का ये फैसला दफ्तर के निज़ाम के बाद तकरीबन 2 माह से जारी बहस और मुबाहिसे के बाद सुनाया गया। जहां तक कंगना की जानिब से दिए गए काबिल एतराज़ बयानात और पोस्टों का ताल्लुक है तो अदालत ने कहा कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। अदालत ने कहा कि असल मौजू ऑफिस को तोड़ना है, न कि ट्वीट में कही गई बातें। बहुत सारा काम वहां मुलतवी हो गया है। अदालत ने कहा कि कंगना की जानिब से दिए गए बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। इस तरह के बयानात को नज़रअंदाज करना बेहतर है। मैं अपनी फ़िल्म तलाइवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वांट टू थैंक ऑल माय फ्रेंड्स हु गेव मी करेज एंड टू दोज हु मेड फन ऑफ मी, लाइड about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains, because it's only because of them I can play a hero. Thank you. राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। दमका खजाने मामले में लालू यादव के जरिए जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन इस पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब अगली समाअत झारखंड हाई कोर्ट में 11 दिसंबर को होगी। इससे पहले भी लालू को जमानत के लिए अदालत से मायूसी का सामना करना पड़ा था। वाज़ेह है कि दुमका मामले में लालू यादव को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सज़ा की आधी मुद्दत पूरी होने की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त दायर की। इससे कबल चारा घोटाले से मुंसलिक चाईबासा खजाने से गैर कानूनी रकम निकालने के मामले में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से दायर खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में जुमे को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर की जांच पड़ताल से उनके खिलाफ खुदकुशी के लिए कोई मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। एफआईआर पर गोस्वामी के खिलाफ इल्जामात की नौइयत और इल्ज़ाम की सतह पर पहली बार गौर नहीं किया गया। जमानत न देने से हाई कोर्ट ने गलती की। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अबूरी जमानत की वजूहात बताते हुए ये बात बताई। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये देखना ज़रूरी है कि आया मुलजिम शवाहिद से छेड़छाड़ कर सकते हैं या मुलजिम फरार हो सकता है या जराइम के मवाद रियासत के मफादात के साथ बनाया गया या नहीं। ये उसूल वक्त के साथ साथ सामने आए हैं। यहाँ मामला शहरी की आज़ादी का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई हाईकोर्ट अपने शहरी की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करने में नाकाम रही है। जो शिकायत कर रहा था उसे अपनी टीवी चैनल में इजहार ख्याल के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने निशाना बनाया है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 6,15,40,841 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 4,25,68,916 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 14,41,675 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल 1,75,30,250 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 43,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरा मरीजों की तादाद 93 लाख से मुतवाजिज कर चुकी है, जबकि एक्टिव केसेस की शरह में इजाफा मुसलसल जारी है। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,082 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना मुतासरा अफराद की तादाद 93,09,000 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 3,211 हो गई, जबकि नए एक्टिव केसेस बढ़कर 4,55,000 हो गए हैं। इसी अरसे के दौरान 39,389 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे शिफायाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 87,18,000 से ज़ायद हो चुकी है। इसी अरसे में 492 मजीद मरीजों की हलाकत के साथ अमवात की तादाद बढ़कर 1,35,715 हो गई है। गुजरात के राजकोट के उदय शिवानंद कोविड-19 हॉस्पिटल में जुमेरात की रात आग लग गई। आग से 5 कोरोना मरीजों की जलकर मौत हो गई। अस्पताल में 33 मरीज भर्ती थे। जब आईसीयू वार्ड में आग लगी तब वहां मौजूद मुलाजिमीन अजय वाघेला ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 7 मरीजों को आईसीयू से बाहर निकाला और उन्हें महफूज जगह पहुंचाया। अजय ने मीडिया से वहां बात करते हुए बताया कि कई मरीजों का वजन ज़्यादा था और वो तेज़ी से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, इसीलिए वो उन्हें अपने कंधे के सहारे दूसरी मंजिल पर छोड़ आया। फिलहाल उन 7 मरीजों को गोकुल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट मरकजी और रियासती हुकूमतों की लापरवाही के सबब नाराज नजर आ रही है। लगातार कोरोना केसेस में इजाफा और अमवात की बढ़ती तादाद के बावजूद कई मकामात पर लोग लापरवाही कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल न करने के साथ साथ मास्क लगाने से भी गुरेज कर रहे हैं। इन हालात के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 80% लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। रियासती और मरकजी हुकूमत को इस सिलसिले में कोई फिक्र नहीं है। हुकूमत की जानिब से सिर्फ SOP बना दिया गया है। दरअसल अदालत उज़्मा ने आज मुल्क में कोरोना के इलाज से मुतालिक इंतजाम पर समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की रोकथाम में रियासतों की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि हम समाअत कर रहे हैं और बाहर 80% लोग या तो बगैर मास्क के घूम रहे हैं या उसे मुंह से नीचे लटका रखा है। हुकूमत ने बस SOP बना दिया है, इस पर अमल की फिक्र किसी को नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा माहौल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना इन्फेक्शन के सबब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतें फिक्रमंद ही नहीं लगती हैं। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर रियासतों को मजीद सख्त होना पड़ेगा, खुसूसन उन 10 रियासतों को जहां कोरोना वायरस के 70% केसेस हैं। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में कोविड हॉस्पिटल में आग लगने के वाक़े पर भी नोटिस लिया। दरअसल गुजरात के राजकोट जिले में वाक़ कोविड हॉस्पिटल में आतिशज़दगी के सबब 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले पर अदालत उज़्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि हाई कोर्ट भी मामले को देख रहा है, हम पूरे मुल्क की हालात पर नोटिस ले रहे हैं। इस तरह के वाक़यात काबिल कबूल नहीं हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बतदरीज कमी देखी जा रही है और मुसलसिल 1000 से कम नए इन्फेक्शन सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 761 मुस्बित केसेस सामने आए, जिसके बाद मुतासरीन की जुमला तादाद 2,67,665 हो गई। महकमे सेहत के जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि इसी मुद्दत के दौरान मजीद 4 अमवात के बाद ताहाल इस वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद 1444 हो गई। रियासत में अमवात की शरह 0.54% दर्ज की गई है और कौमी सतह पर यह शरह 1.4% है। महकमे सेहत की जानिब से रोज़ाना 40,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 136 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और गुज़िश्ता 3 दिन से रियासत के मुख्तलिफ अजला में भी मुस्बित केसेस की कम तादाद दर्ज की जा रही है। रूस में तैयार कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक वी की 10 करोड़ से ज़्यादा खुराक हिंदुस्तान में तैयार की जाएगी और अगले साल जनवरी से उसे तैयार करना शुरू किए जाने के इम्कानात हैं। रशियन डायरेक्टरेट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF और हैदराबाद में वाक़ दवा कंपनी हेरेतु बायोफार्मा के दरमियान इस मामले में माहिदा तय पाया। हेरेतु के डायरेक्टर B मुरली कृष्ण रेड्डी ने बताया कि हमें कोविड-19 के इलाज के लिए काफ़ी अरसे से मुंतज़िर स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार करने के लिए RDFI के साथ शराकतदारी करने पर खुशी है। हम वैक्सीन के हिंदुस्तान में जारी क्लिनिकल टेस्ट के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारा मानना है कि मकामी सतह पर वैक्सीन को तैयार करने से मरीजों तक उसकी पहुँच आसान होती है। वाज़ेह रहे कि RDIF ने रूस में स्पुतनिक वी वैक्सीन के तीसरे मरहले के इंसानी टेस्ट के नताइज 24 नवंबर को जारी किए थे। ये टेस्ट 40,000 वॉलंटियर्स पर किया गया और वैक्सीन के नताइज मुस्बित रहे। हिंदुस्तान में स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे मरहले का इंसानी टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा वेनेजुला, बेलारूस और मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वैक्सीन के लिए तीसरे मरहले का इंसानी टेस्ट हो रहा है। कोरोना वैक्सीन आने से पहले हिंदुस्तान में प्रायोरिटी ग्रुप तय हो गया है। पहले फेज में 31 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस, 50 साल से ज़्यादा उम्र के प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर और हाई रिस्क ग्रुप के नौजवान भी शामिल रहेंगे। हुकूमत ने यह भी तय किया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 डोज के ट्रायल से जो शुरुआती डेटा में 2 फुल शॉट से जो नतीजे आए हैं उन पर ही गौर किया जाएगा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के विजय राघवन के मुताबिक डॉक्टर VK पॉल की क़यादत वाली नेशनल वैक्सीन कमेटी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि किसे सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की एक मीटिंग में बताया कि 31 करोड़ लोगों की पहचान कर ली गई है जिन्हें मार्च से मई के बीच में वैक्सीन लगाई जाएगी। विजय राघवन ने कहा कि हमारे मुल्क में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, रियासतों और मरकजी हुकूमत की पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस के 2 करोड़ 50 साल से ज़्यादा उम्र के प्रायोरिटी ग्रुप के 26 करोड़ मेंबर्स और 50 साल से कम उम्र के हाई रिस्क ग्रुप के 1 करोड़ मेंबर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे पहले मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन कह चुके हैं कि 2021 की पहली तिमाही से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। आखिर में बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ने 3 वनडे की सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को 66 रनों से हरा दिया। हिंदुस्तानी टीम 289 करीब 290 दिन बाद कोरोना के बीच अपना पहला वनडे खेलने उतरी थी। इससे पहले टीम इंडिया ने 11 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट
मोइंगाई में वनडे मैच खेला था, जिसमें उसे 5 विकेट से हार मिली थी। हिंदुस्तान की ये लगातार चौथी हार है। इससे पहले टीम इंडिया फरवरी में न्यूजीलैंड में 3 वनडे मैच की सीरीज के सभी मैच हार गई थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।